कमा के खाती हूँ। शिप्रा बेटा आ गई तू? कॉलोनी में सब मिलकर माता का जागरण कर रहे हैं, इसलिए आज चंदा मांगने के लिए आए थे। ठीक है ना, अच्छी बात है, आप भी 500 रुपए दे देना। कैसी बात करती है बेटा, अब धर्म कर्म के नाम पर भी कंजूसी दिखाएगी क्या तू? मैंने तो पहले ही 2100 की पर्ची कटवा दी है, बस पैसे लेने के लिए शाम को बुलाया है उन्हें। देखा अब ना, ये इज्जत की बात हो गई है। अरे दे देना 2100, क्या फर्क पड़ता है? माँ, आपको एक बार पर्ची कटवाने से पहले मुझसे पूछना नहीं चाहिए था? सब काम अपने हिसाब से कर लेती हो तुम। ये लो 2000, 100 आप अपने पास से डाल देना, मेरे पास अभी नहीं है। इतना कहकर शिप्रा अपना बैग टेबल पर रखकर अंदर चली जाती है। पता नहीं क्या समस्या है इस लड़की की, हमेशा चिड़ी चिड़ी से रहती है, कभी सीधे मुंह से बात ही नहीं कर सकती। अब बताओ, धर्म कर्म के नाम पर भी पैसे देने से पहले ऐसे मुंह बना रही है जैसे मैंने इससे पकौड़ियां खाने के लिए पैसे मांग लिए हो। ऐसा ही होता है माँ जी, जब इंसान समय से शादी नहीं करता ना, तो फिर वो ऐसे ही खिसियाता घूमता है। इसीलिए तो कहते हैं दुनियादारी भी उतनी ही जरूरी है। आपने भी ना जरूरत से ज्यादा ढील दे रखी है शिप्रा को, तभी तो अपनी मनमानी करती घूमती है। मैं तो कह रही हूँ अभी भी देर नहीं हुई, कोई ढंग का लड़का देखकर हाथ पीले करवाइए इसकी। अरे बेटा, तुझे क्या लगता है मुझे उसकी फिक्र नहीं है? तुझसे ज्यादा फिक्र है मुझे उसकी। लेकिन वो किसी की बात सुने तब ना, जब भी शादी की बात करो ऐसा लगता है बहरी हो जाती है, ना उसे कानों से सुनाई देता है, ना किसी बात का जवाब देती है, बस चुपचाप उठकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाएगी। मुझ पर तो खूब हुक्म चला लेती है आप, अपनी बेटी के आगे नहीं चलती। आपकी बात नहीं सुनती तो 2 लगाइए कान के नीचे, ऐसे अपनी मनमानी करेगी क्या? और वैसे भी बड़े बूढ़े कह गए हैं, शादी ब्याह का फैसला तो घर के बड़े बुजुर्ग लेते हुए अच्छे लगते हैं। आपने शिप्रा से ज्यादा दुनिया देखी है, आप ज्यादा समझदार हैं। ये वो बहू दिशा ने जानबूझकर सास को बढ़ा चढ़ा दिया था ताकि वो उसकी बातों में आकर शिप्रा के ऊपर शादी के लिए दबाव बनाए। शकुंतला की 3 संतान थी, 2 बेटे और 1 बेटी। बड़ा बेटा हरीश तो शादी के 1 साल बाद ही अपनी पत्नी को लेकर अलग रहने लगा था। हरीश एक बार अलग क्या हुआ, उससे तो फिर पीछे मुड़कर कभी माँ, भाई, बहन की तरफ देखा ही नहीं। जब तक पिताजी जिंदा थे तब तो फिर भी हरीश तीज त्योहार पर माँ बाबूजी से मिलने आ जाया करता था, लेकिन पिताजी के जाने के बाद तो जैसे वो अपने घर का रास्ता ही भूल गया था। माँ शकुंतला के पास अभी भी 2 बच्चों की जिम्मेदारी थी और इसीलिए वो हमेशा चिंता में रहती थी। हरीश को पढ़ाया लिखाया, तुम्हारे बाबूजी को बहुत उम्मीद थी कल को वही अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी संभालेगा, लेकिन देखो जिम्मेदारी का समय आने से पहले ही हरीश तो मैदान छोड़कर भाग गया। और तुम्हारे पिताजी, उन्होंने भी तो उम्र भर साथ निभाने का वादा किया था, वो भी मेरा हाथ छोड़कर चले गए। समझ में नहीं आता, करूं तो क्या करूं। आप क्यों चिंता करती हूँ माँ, सब हो जाएगा, तुम हिम्मत मत हारो। मैं पता करती हूँ कहीं पर पार्ट टाइम जॉब मिल जाए तो हमारी समस्या कुछ हद तक तो हल हो ही जाएगी। और फिर बहुत जल्द भैया की भी जॉब लगने वाली है, उनकी पढ़ाई भी तो पूरी हो गई है ना। पापा नहीं रहे तो क्या हुआ, अब घर की जिम्मेदारी हम दोनों भाई बहन की है, हम मिलजुल कर सब संभाल लेंगे। शिप्रा की बात सुनकर माँ शकुंतला को थोड़ी हिम्मत तो बंध ही गई थी। शिप्रा बहुत प्रयास करती है और फिर उसे एक कंप्यूटर सिखाने वाले इंस्टीट्यूट में पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है। तनख्वाह थोड़ी कम थी, लेकिन इस समय छोटी सी रकम भी उनके लिए बहुत बड़ी मदद साबित होने वाली थी, इसलिए ज्यादा सोचे बिना शिप्रा वो नौकरी करने लगती है। शिप्रा का छोटा भाई जितेंद्र भी कॉलेज खत्म करने के बाद लगातार नौकरी तलाश कर रहा था। जल्द ही उसे भी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल जाती है और इस तरह घर की डगमगाती नैया को शिप्रा और जितेंद्र मिलकर संभाल लेते हैं। देखा माँ, मैं ना कहती थी सब हो जाएगा, तुम ना बिना बात चिंता करती हो। मैंने ऊपर वाले फ्लोर पर भी किराएदारों के लिए बात की है। अगर ऊपर के कमरे के लिए कोई किराएदार मिल जाएगा ना तो 5000 तक तो हमें उस कमरे का भी मिल ही जाएगा। ऊपर के कमरे को किराए पर चढ़ाने के बाद अब घर में उतनी रकम आने लगी थी कि परिवार का खर्चा आराम से चलने लगा था। शिप्रा दिन में कॉलेज जाती और कॉलेज से लौटकर खाना खाने के तुरंत बाद इंस्टीट्यूट पर पढ़ाने के लिए निकल जाती। शाम तक इंस्टीट्यूट से लौटती, उसके बाद देर रात तक अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करती। 3 साल बाद शिप्रा बेटा, तेरी बुआ का फोन आया था, जितेंद्र के लिए रिश्ता बता रही थी। वैसे तो उम्र में तुझसे वो बड़ा ही है, लेकिन मैंने साफ बोल दिया अभी मैं जितेंद्र की शादी नहीं करने वाली। पहले शिप्रा के हाथ पीले करूंगी और उसके बाद ही जितेंद्र के बारे में सोचूंगी। अरे माँ, अभी तो मेरा कॉलेज खत्म हुआ है, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करने वाली। और पापा के जाने के बाद सिर्फ शादी करके अपना घर बसा लेना ही मेरी जिम्मेदारी नहीं है ना।
मुझे परिवार के लिए भी तो सोचना है। आप बुआ जी को मना कर दो, मेरे लिए अभी से कोई लड़का देखने की जरूरत नहीं है। सही समय आने पर शादी के बारे में बात करेंगे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। शिप्रा ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया था। पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर लाने के बाद उसे कॉलेज की तरफ से कैंपस प्लेसमेंट मिल गया था और एक अच्छी नौकरी भी लग गई थी। माँ, बहुत इंतजार कर लिया शिप्रा का। अगर वो नहीं करना चाहती शादी तो कब तक उसकी हाँ के इंतजार में बैठे रहेंगे। देखो माँ, मैं दिशा को बहुत पसंद करता हूँ। उसके पेरेंट्स भी अब शादी के लिए दबाव दे रहे हैं। 26 साल की उम्र हो गई है मेरी। अब नहीं तो फिर कब शादी के बारे में सोचेंगे हम। ठीक है बेटा, एक बार और बात करती हूँ, हो सकता है शिप्रा शादी के लिए मान जाए। शकुंतला शिप्रा को शादी के लिए समझाने की एक बार और कोशिश करती है। माँ, आजकल शादी में कितना खर्चा हो रहा है, जानती भी हो तुम। भैया भी शादी करने के लिए बोल रहे हैं और मेरी शादी के भी पीछे पड़ी हो तुम। 2 शादियों का एक साथ खर्चा उठा पाओगी? तुम ऐसा करो, भैया की शादी के लिए हाँ बोल दो। वैसे भी उम्र में वो मुझसे बड़े हैं, पहले शादी उनकी ही होनी चाहिए। शिप्रा की जिद को देखकर माँ जितेंद्र की शादी के लिए लड़की वालों को हाँ बोल देती है और इस तरह शादी के बाद जितेंद्र की पत्नी दिशा घर आ जाती है। शुरू में तो दिशा आम बहू की तरह शर्मा सकुचाकर सहमी सी रहती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका दबदबा घर में बढ़ने लगा। देखो जी, मैं साफ साफ बता रही हूँ, स्टोर रूम जैसे कमरे में मेरा गुजारा नहीं होगा। जब तक हमारी शादी नहीं हुई थी तब तक की बात और थी। अब पत्नी आ गई है आपकी, थोड़ी सी तो प्राइवेसी होनी चाहिए कि नहीं? ऊपर वाला कमरा खाली करवा लो, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अरे दिशा, क्यों शोर मचा रही हो? मम्मी सुन लेगी ना। तो सुन ले, तुम्हारी मम्मी। तुम्हारी माँ बहन से डरती हूँ क्या मैं? कौन सा गलत बात कह रही हूँ? रात को 12 बजे तक पति पत्नी के बीच में चल रही लड़ाई की आवाज शकुंतला और शिप्रा ने सुन ली थी। अगले दिन सुबह, शिप्रा बेटा, मैं सोच रही थी किराएदारों को ऊपर वाला कमरा खाली करने के लिए बोल दूं। 5000 के चक्कर में घर में कलेश को दावत देने से क्या ही फायदा है। ठीक है माँ, रात को जो कुछ हुआ मैंने भी सुना। अब चिंता मत करो, मैं बात करती हूँ। मकान की किराए के रूप में आने वाली छोटी सी रकम जो अभी तक माँ के हाथ में आती थी, अब वो भी जा चुकी थी। अब तो शकुंतला को अगर खर्चे के लिए 1 रुपया भी चाहिए होता तो बेटे या बेटी के आगे हाथ फैलाना पड़ता, क्योंकि उसके पास आय का कोई साधन नहीं बचा था। माँ जी, घर में राशन खत्म हो रहा है, शिप्रा को बोलकर राशन मंगवा लीजिएगा। सेठानी जी घर के किसी काम में हाथ तो लगाती नहीं, बाहर का ही कुछ काम कर दिया करे। अरे दिशा बेटा, ऐसे क्यों कह रही हो तुम? और राशन तो हर महीने जितेंद्र लेकर आता है ना, तूने उसे बताया नहीं? जी, वो लाते हैं, लेकिन आपको भी तो समझना चाहिए ना, उनकी शादी हो गई है, उनका अपना भी परिवार है। सारी कमाई माँ बहन पर लुटा देंगे तो अपने भविष्य के बारे में कब सोचेंगे? इस घर में खाने वाले हम कोई अकेले तो है नहीं। अब जब शिप्रा को शादी नहीं करनी तो फिर घर के खर्चे तो देखने ही पड़ेंगे। मैं पूछती हूँ, इतनी उम्र तक कौन सी लड़की मायके में बैठकर छाती पर मूंग दलती रहती है? शादी करवाइए ना माँ जी उसकी। बहू की बातों का शकुंतला के पास कोई जवाब नहीं था। अब क्या बताऊं बेटा, समझा कर थक गई, लेकिन इस लड़की के दिमाग में बात ही नहीं जा रही। पता नहीं हुआ क्या है इसे, दुनियादारी इसकी समझ में आती नहीं। अरे अब शादी नहीं करेगी तो कल को कौन पूछेगा इसे? दिशा के उकसाने के कारण शकुंतला एक बार फिर शिप्रा के ऑफिस से आते ही उसे घेर कर बैठ जाती है। अरे बेटा, छोटी सी बात तेरी अकल में क्यों नहीं आती? उम्र बीत रही है तेरी। अगर अब शादी के लिए हाँ नहीं बोलेगी तो कल को सर पटकती रह जाएगी, लेकिन लड़का कोई पसंद नहीं करेगा तुझे। और बेटा, भाई भाभी के साथ जीवन भर निभाना बड़ा मुश्किल होता है। क्या जरूरत है किसी के ऊपर बोझ बनने की? शादी करके अपना घर परिवार संभालो, इसी में इज्जत बनी रहती है। मैं किसी के ऊपर बोझ हूं क्या माँ? नौकरी कर रही हूं, कमा कर खाती हूं। बस, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है ये तेरी नौकरी सारे कलेश की जड़ है। घमंड हो गया है तुझे। 4 पैसे कमाने लगी है तो तुझे ऐसा लगता है कि इन पैसों से तू सारी दुनिया को खरीद सकती है। बेटा, रुपया पैसा अपनी जगह है, लेकिन दुनियादारी निभाने के अपने कुछ तौर तरीके भी होते हैं। तेरी भाभी को तेरी वजह से घर में राशन लाने में भी दिक्कत हो रही है। बोल रही थी खाने वाले इतने सारे लोग हैं तो राशन का खर्चा भी सब लोग करें। ठीक है माँ, भाभी को बोल देना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं देख लूंगी, घर में राशन सब्जी भाजी सब मैं ही ले आया करूंगी। उन्हें ज्यादा बोझ में दबने की जरूरत नहीं है। शकुंतला की बातों का आज भी शिप्रा के ऊपर कोई असर नहीं हुआ।
उसका जवाब अभी भी वही था जो पहले था। कुछ दिन बाद, माँ जी बहुत हो गया, अब ये अपमान मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आपको पता है मैं किटी पार्टी में गई थी, वहां पर किटी की सारी औरतें शिप्रा की बात कर करके मजाक उड़ा रही थी। आप ये बताइए, समाज में हमारी कोई इज्जत है कि नहीं? आपको पता भी है लोग कैसी कैसी बातें करते हैं शिप्रा के बारे में। मिसेस गुप्ता वो कह रही थी जरूर किसी शादीशुदा आदमी के साथ चक्कर होगा, तभी तो शादी के नाम से भाग रही है तुम्हारी ननद। अब आप ही बताइए माँ जी, हम इज्जतदार लोग हैं, क्या यही सुनना बाकी रह गया है? बिल्कुल ठीक कह रही है दिशा, मैं तो साफ साफ बोल रहा हूँ, मैं सारी जिंदगी की जिम्मेदारी का बोझ उठाने वाला नहीं हूँ। अरे भाई, हम अपना परिवार देखेंगे या बस इसी चक्कर में लगे रहेंगे? आपको पता भी है, कहीं शादी पार्टी में चले जाओ, रिश्तेदारी में कोई मिल जाए, हर कोई सबसे पहले यही पूछता है, शिप्रा की शादी क्यों नहीं हो रही? अरे आप ही बताओ, किस किस को समझाते फिर हम लोग? तुम्हारी बात एकदम सही है बेटा, बस बहुत हो गया, मुझे सख्त होना ही पड़ेगा, वरना ऐसे ही लड़की मायके में बैठी बैठे बूढ़ी हो जाएगी और कल को मेरी आंखें बंद हो गई तो फिर पता नहीं कौन पूछेगा इसे। माँ, भैया भाभी आज तक मुझे बातें सुनाते थे, वो फिर भी ठीक था, लेकिन तुम तो मेरी माँ हो। माँ हूं तभी तो तुझे समझा रही हूँ, जीवन भर भाई भाभी के साथ रहने से कुछ नहीं होता, उन्हें उनकी जिंदगी जीने दे और तू अपना घर संसार बसा ले। पता नहीं इतनी मोटी बुद्धि कैसे हो गई तेरी कि ये छोटी सी बात तेरी समझ में नहीं आ रही। देख बेटा, ये कमाई की धौंस दिखाना बंद कर और चुपचाप शादी के लिए हाँ बोल दे। तो तुम्हें भी ऐसा ही लगता है कि मुझे अपनी कमाई का घमंड है, इसीलिए मैं शादी नहीं कर रही हूँ? ठीक है, अगर ऐसी बात है ना तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप देख लीजिए, जो भी लड़का मुझसे शादी करने के लिए तैयार होगा उसी से मैं शादी करके अपना घर बसा लूंगी। किसी को भी मेरी वजह से शर्मिंदगी उठाने की जरूरत नहीं है। मुझे भी किसी की छाती पर जीवन भर बैठकर मुंह दलने का कोई शौक नहीं है। हालांकि मुझे किसी के भी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये सोसाइटी ही ऐसी है कि एक लड़की को उसके अपने ही घर में चैन से जीने नहीं देती। 2-3 लड़कों से मिलने के बाद अंत में शिप्रा की कमल के साथ शादी हो जाती है। जितेंद्र, मैं आपको बता नहीं सकती मैं आज कितनी खुश हूँ। अरे तुम्हारी बहन गई यहाँ से उसकी शक्ल देख देख के मेरा पारा गर्म हो जाता था। देखो जी, ननद तो मेहमानों की तरह आती हुई अच्छी लगती है, 24 घंटे सर पर बिठाकर कोई नहीं रख सकता उन्हें। शिप्रा की शादी के बाद दिशा और जितेंद्र अपनी मनमानी जिंदगी खुलकर जीने लगे थे, लेकिन शकुंतला अब उसे समझ में आने लगा था कि आखिर शिप्रा के घर में होने का क्या मतलब था। जितेंद्र तो अपनी कमाई की चवन्नी भी लाकर मां के हाथ में नहीं रखता था, जबकि शिप्रा ने कभी मां को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी थी। जितेंद्र बेटा, 2000 की जरूरत थी, मैंने किटी डाली हुई है ना। अरे आपने किटी कब डाल दी? मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ बेटा, वो अभी तक तो शिप्रा ही मुझे ये सारी चीजों के लिए पैसे दे दिया करती थी। और हाँ, इस बार ना हमारी किटी की थीम रेड है, मेरे पास रेड कलर की एक भी साड़ी नहीं है, थोड़े पैसे तू दे देगा तो मैं अपने लिए एक साड़ी ले लूंगी। देखिए माँ जी, ये बात तो आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि छोटी सी नौकरी करता है आपका बेटा, कंपनी का मालिक नहीं है जो हर महीने किटी पार्टियों में जाने के लिए आपको नए नए कपड़े खरीद कर देते रहे। आपके पास लाल साड़ी नहीं है तो नीली, पीली, हरी जो भी रंग की साड़ी है वो पहनकर चली जाइए, कौन सा आपको कोई पार्टी से बाहर भगा देगा। और वैसे भी आपकी इस किटी के नाम पर 2-2 हजार बहुत दिनों तक दे नहीं पाएंगे हम, बेहतर होगा आप इन फिजूल खर्चियों से थोड़ा हाथ खींच ले। सबसे पहले बहू दिशा ने किटी पार्टी के पैसे देने बंद कर दिए, उसके बाद मंदिर में होने वाले भंडारे और पूजा पाठ में दिया जाने वाला दान भी देने से इनकार कर दिया। शादी पार्टी में हमेशा लेटेस्ट साड़ियां पहनकर जाने वाली शकुंतला अब अपने पुराने कपड़े पहनकर ही जाने लगी थी। क्या बात है शकुंतला, आजकल तो मंदिर में कीर्तन के लिए भी नहीं आती। बस बहन, घर से निकलने का समय नहीं मिलता। इतना कहकर शकुंतला अपने घर आ गई। अब क्या बताऊं, जेब में फूटी कौड़ी नहीं रहती, बेटा बहू मुड़कर मेरी ओर देखते तक नहीं। मंदिर आओ तो दान पात्र में भी तो डालने के लिए कुछ होना चाहिए जेब में। शकुंतला को घर अब खाने को दौड़ने लगा था, न कोई बात करता न पास आकर बैठता, पूरा दिन अपने कमरे में एक कोने में पड़ी रहती, यहां तक कि बहू उससे खाने तक के लिए ना कहती। बेचारी खुद ही बेशर्म बनकर खाना मांग कर खाती। एक दिन अचानक बिना बताए शिप्रा अपनी मां से मिलने के लिए आ जाती है। मां के पहुंचने के बाद वो देखती है कि भाभी और भाई तो एक हफ्ते के टूर के लिए दूसरे शहर गए हुए हैं और मां घर पर बिल्कुल अकेली है।
ये तेरे साथ कौन है बेटा, मैंने पहचाना नहीं। माँ आपका चश्मा कहाँ है? मेरे साथ आपके दामाद आए हैं, और कौन आएगा? हाथ करती हो आप भी। माफ करना बेटा, चश्मा तो कई महीने से टूटा पड़ा है, समय ही नहीं लग पा रहा उसे बनवाने का। अच्छा ठीक है, अब मैं आ गई हूं ना, मैं बनवा दूंगी। ये बताओ चाय पियोगे ना? मैं चाय बनाकर लाती हूँ। बेटा वो मैं क्या कह रही थी, चाय नहीं बन पाएगी, घर में दूध नहीं है। बच्चे एक सप्ताह के लिए बाहर जा रहे थे तो मैंने कहा दूध वाले को मना करके जाना, कौन इस्तेमाल करेगा यहाँ दूध। मुझे तो वैसे भी ज्यादा चाय पीने की आदत नहीं है। अच्छा, तुमने चाय पीना कब से छोड़ दिया? पहले तो दिन के 3-3 कप पी जाती थी। शिप्रा समझ गई कि जरूर दाल में कुछ काला है। वो रसोई में खाना बनाने के लिए पहुंचती है तो रसोई की हालत देखकर हैरान रह जाती है। रसोई में एक भी सब्जी नहीं थी, सिर्फ आटा रखा हुआ था। घर में कोई सब्जी नहीं है, दूध नहीं है, खाने पीने का और कोई सामान नहीं दिखाई दे रहा। सच बताओ माँ, चल क्या रहा है इस घर में? बेटा तेरे जाने के बाद मुझे समझ में आया कि तू थी तभी तक मेरी इस घर में इज्जत थी। तेरे जाने के बाद दिशा और जितेंद्र ने मेरी हालत नौकरों से भी बदतर कर दी। मुझे 2 रोटी खिलाने में भी अब उन्हें बोझ महसूस होता है। पिछले 2 दिन से सूखी रोटी खाकर काम चला रही हूँ बेटा, क्योंकि सब्जी खरीदने के पैसे नहीं है। जब तक तेरी शादी नहीं हुई थी मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि तेरी कमाई से ही सब कुछ हो रहा था। राशन, सब्जी, फल, दूध, कपड़े, आना जाना सब कैसे होता था पता ही नहीं चलता था। और अब तुम्हें समझ में आया माँ कि मैं आखिर शादी क्यों नहीं करना चाहती थी। तुम्हें अपने बेटे और बहू के ऊपर अंधा विश्वास था, लेकिन मैं तो बहुत पहले सच्चाई देख चुकी थी। मुझे पता था मेरे जाने के बाद तुम्हारी हालत बद से बदतर हो जाएगी। तुम्हारी दवाइयों का खर्च, कपड़े, खाना पीना, घर का राशन, दूध सब मेरी ही तनख्वाह से आता था। मुझे तुम्हारी चिंता थी, इसीलिए मैं शादी के नाम से भागती थी। सोचा था अपनी माँ के साथ रहूंगी, लेकिन मेरी माँ ही मुझे नहीं समझ सकी। कोई बात नहीं बेटा, तू खुश है अपने जीवन में, मैं तो किसी तरह काट लूंगी। तेरी शादी हो गई, इससे अच्छा क्या होता। माँ चलो मेरे साथ। मैं सब समझती थी, इसीलिए शादी से पहले ही मैंने आपके दामाद के सामने शर्त रखी थी कि मैं अपनी माँ को साथ रखूंगी। उन्हें कोई ऐतराज नहीं, वो आपको लेने के लिए ही यहां आए हैं। आपकी बेटी आपके लिए सारे फर्ज निभाएगी माँ। भूलो मत, मैं कमाती हूं और ये मेरा घमंड नहीं, अभिमान है। शिप्रा की बात सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसके साथ उसके घर चली जाती है। शकुंतला ने आज एक बहुत बड़ी सीख ली थी कि बेटियां बोझ हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की बेटियां तो कमाकर खुद भी खा सकती हैं और समय आने पर माता पिता को भी खिला सकती हैं।